अभी पिछले एग्जाम में ये सवाल आया था 6 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 ए बिट, जैसे कि वैसा स्क्रीनशॉट करके आपको दिया था। ये बहुत सिंपल है। क्या दिया है? अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 50 kVA 2400 ऑब्लिक 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर गिव्स फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट। ओसीएससी टेस्ट का रिजल्ट दिया है और क्या क्या पूछा है? इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट। अभी इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट मतलब क्या? वो पैरामीटर निकालना है अपने को, ये वाले। उसके बाद इफिशिएंसी एट रेटेड केवीए एंड पावर फैक्टर ऑफ 0.8 एंड वोल्टेज रेगुलेशन। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। तो केवीए रेटिंग कितना है? ये है। उससे I1 I2 निकाल सकते तुम। I1 से भी करो वही आंसर आएगा, I2 से भी करो वही आंसर आएगा। V1 V2 दिया है, F दिया है फ्रीक्वेंसी, देन ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के पैरामीटर। तो ये क्या रहता है रे? ये V0 रहता है या V1 मनो इसको बोलो। ओके ठीक है ना। जब लोड हाइच नहीं तब का V1 है वो। ये फुल लोड रेटेड का कंसीडर करते अपन। ओके फुल बोलते मतलब ये तो रेटिंग है उसकी स्पेसिफिकेशन, लेकिन V1 कम भी हो सकता है ना। अपन जो देंगे वो V1 रहेगा। ये तो उसका रेटेड टर्न्स के हिसाब से वोल्टेज है, लेकिन उसको कम भी दे सकते हो ना तुम। तो ये V1 रहेगा, ये तुम्हारा I0 रहेगा, ये तुम्हारा W0 रहेगा, ये तुम्हारा VSC रहेगा, ये तुम्हारा ISC रहेगा और ये WSC। तो ये पैरामीटर इधर अपन ने ले लिए कॉपी पेस्ट करके। आप लोगों को मालूम है W0 इज इक्वल टू क्या रहता है? PI मतलब आयन लॉसेस। H क्या रहता? आयन लॉस रहता। और ये क्या रहता? पिक्को रहता। ये क्या रहता? कॉपर लॉस रहता। ओके तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट I1 निकालना है। तो I1 का वैल्यू क्या है? फार्मूला KVA इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई V1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये I2 का भी निकाल सकते तुम। I2 इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? I2 इज इक्वल टू KVA इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय V2। तो ये कितना आएगा? 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 120। यस 416.66। अगर तुम V2 लेके सॉल्व कर रहे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है आपने। गलत नहीं होगा ये, लेकिन ये V2 और X2 भी आपको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। आइदर इससे करो या उससे करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक से करो। पैरामीटर भी कोई भी एक साइड के निकालो, पूरे के पूरे निकालने की जरूरत नहीं। अभी Z1T निकालो। Z1T इज इक्वल टू VSC डिवाइडेड बाय ISC। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा तुम्हारा आंसर। कितना आएगा? 4.42। देन फिर से ISC इज इक्वल टू क्या रहता? सॉरी WSC इज इक्वल टू ISC स्क्वायर इंटू R1T। कॉपर लॉस है ना ये कॉपर लॉस। तो इसकी वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करें तो R1T की वैल्यू आ जाएगी तुमको। देन X1T इज इक्वल टू आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें अपन ने इम्पीडेंस ट्रायंगल में, तो ये आएगा तुम्हारा X1T। अभी आप लोगों को मालूम है W0 इज इक्वल टू V0 I0 cos ऑफ φ0। फ्रॉम दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट द φ0। अब ये φ0 है, याद रखो ये क्या है? φ0 नो लोड पावर फैक्टर। तो यहाँ से अपन साइन ऑफ इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो φ0 की वैल्यू आएगी ये IC कंपोनेंट निकाल सकते, IM कंपोनेंट निकालेगा। किताब में ये दिया ना, ये 4 कंपोनेंट नहीं दिया, अपन ने डिटेल निकाले। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिराइव दिस कंपोनेंट, लेकिन आपको मालूम होना अपन हर एक कंपोनेंट देखेंगे। देखो IC आ गया, IM आ गया, इसके साथ R0 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। ओके ये फार्मूले इसके न्यूमेरिकल अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रॅक्टिस करी। तर आता काय करायचं? हे सगळे किमती आल्या त्याच्यात किमती टाकून द्या। ये पूरे के पूरे जो भी वैल्यू है इसमें डाल दो। ये इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी साइड। ओके तो R1T X1T और ये लोड, इसको मतलब ड्रॉ करो। ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि इधर बोला नहीं है ड्रॉ करने को। ओके देन नेक्स्ट अपने ये आ गया अपना
अभी अपने को एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। एफिशिएंसी के लिए फार्मूला केवीए इंटू कॉस ऑफ 5 इंटू 1000, केवी इंटू कॉस ऑफ 5 इंटू 1000 प्लस पीआई प्लस पिक्कू। पीआई की वैल्यू मालूम है, पिक्कू की वैल्यू मालूम है, पूरा डाल दो। 97.07%, ये आ गई एफिशिएंसी। ओके क्लियर। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन का ये फार्मूला लियो, नहीं तो ये लो आपके हिसाब से। अभी अपन ने R1T निकाला है तो यही लेना पड़ेगा अपने को, X1T। इसके लिए अपने को ये निकालना पड़ता था थोड़ा हटके। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा तुम्हारा आंसर। नहीं बेटा करेक्ट है, देखो कॉस ऑफ 5 इज इक्वल टू कितनी 0.8, 5 इज इक्वल टू 36.86। कैसे 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, तो ये आ गया। अभी साइन ऑफ 36.86 अगर करे तो ये आएगा 0.6 ही चाहता। करेक्ट है वो। अरे बाबा हे 5 जीरो है, वही इसीलिए तो ये 0 निकाला है। ये 5 है तुम्हारा लोड का पावर फैक्टर, लोड साइड का पावर फैक्टर। और लोड साइड का पावर फैक्टर इधर कितना दिया है, इतना दिया है। ओके तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3.38। समझ में आए? कितने बच्चों को समझ में आए? राइट डाउन फास्ट। तो देखो और ध्यान दो, एक ट्रांसफार्मर है, सपोज ये ट्रांसफार्मर है और इसके प्राइमरी को अपन ने सप्लाई दे दिया, क्या होगा रे? सेकेंडरी में सप्लाई आ जाएगा। पावर ट्रांसफर प्राइमरी टू सेकेंडरी में हो रही है, लेकिन कौन सी वाइंडिंग किसको है? मतलब ट्रांसफार्मर अगर बड़ा ट्रांसफार्मर तो उसका टर्मिनल्स फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, अपने को समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। अभी ठीक है छोटे ट्रांसफार्मर में हम 2 वायर्स निकाल देते हो और उसके कलर भी फिक्स रहते। ब्लैक वायर तुम न्यूट्रल को लगा देते, RYB में का एक वायर रहता, तो जनरली अपन क्या करते फेज न्यूट्रल उसके हिसाब से देते। लेकिन उसमें फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, ये अपने को समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसके लिए एक टेस्ट करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी टेस्ट बोलते हैं। मतलब पोलैरिटी एडिटिव है या सब्सट्रैक्टिव है ये चेक करने के वास्ते। तो देखो एक ट्रांसफार्मर है, आप लोगों को मालूम है, क्या मालूम है आपको? सब कुछ तो मालूम है। सपोज ये कंडक्टर है और इसको ऐसे वाइंडिंग अराउंड किए है आपने ऐसे, तो करंट ऐसा इंटर कर रहा है, करंट ऐसा इंटर कर रहा है। करंट ऐसा इंटर कर रहा है क्या? नहीं, करंट ऐसा इंटर कर रहा है। राइट हैंड से डायरेक्शन बताते हैं, आपको मालूम है ना? व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, उससे करंट फ्लो होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो राइट हैंड से होती है, लेफ्ट हैंड से नहीं है। तो इंटरिंग की डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट से बताते हैं अपन। इंटरिंग की डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट से अपन बताते, और लिविंग की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से बताते। तो कौन सा कहाँ से करंट इंटर कर रहा है और कहाँ से लीव कर रहा है ये अपने को मालूम होना। उसके लिए जो टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी टेस्ट बोलते हैं। ओके तो देखो द ट्रांसफार्मर वर्क और म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, उसमें क्या रहता है? द डायरेक्शन इन विच वाइंडिंग आर वाउंड डिसाइड द पोलैरिटी। तो करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है, उससे पोलैरिटी डिसाइड होती। ओके प्रैक्टिकली ये सब दिखाई नहीं देता। अभी ये सिंगल फेस का 3 ठीक है। आपने पोल माउंटेड सब स्टेशन देखा ना? तो कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है ये तो आप इजीली बोल सकते, क्योंकि इनकमिंग जो है प्राइमरी है, बुशिंग बोलते हैं उसको। ओके इनकमिंग बुशिंग, और सेकेंडरी से अपन सेकेंडरी निकाल के स्टेप डाउन करते। लेकिन कौन सा R है कौन सा Y है कौन सा B है ये समझना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। तो ये चेकआउट करने के वास्ते एक टेस्ट लेते हैं, उसका नाम है पोलैरिटी टेस्ट, फेज आउट।
उसमें का कौन सा फेज किसको कनेक्टेड है ये चेकआउट करने के वास्ते। ओके, तो पोलैरिटी के साथ फेज आउट मतलब कौन सा आउट ऑफ फेज है वो चेकआउट करना। एक देखो यहाँ पे क्या किया है, डीसी सप्लाई दिया ट्रांसफार्मर को। आपको मालूम है ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करता क्या? नहीं करता। फिर भी इसको लगाया स्विच, तो स्विच से क्या होगा, स्विच को ऑन ऑफ करेंगे। जैसे ऑन ऑफ करेंगे क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा ना उसके ऊपर ऑन ऑफ करने के बाद, तो इसमें ईएमएफ तैयार होगा। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो वो वाइंडिंग उसकी है। मतलब क्या, 3 फेज का एक वाइंडिंग है तो इधर एक वायर लगाना, देखो इधर आर वाई भी है, इधर आर वाई भी है, तो ये आर का आर कौन सा है मालूम नहीं अपने को। तो इधर आर को अपन क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे और इधर का एक टर्मिनल निकालेंगे। ओके, वहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव टर्मिनल ऐसा। तो इसको सप्लाई देंगे कौन सा, डीसी वाला। तो उस वहाँ से क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे आर का वाइंडिंग। अगर आर है तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। ओके, अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन है मतलब आर का वाइंडिंग आर ही है। नहीं समझे? देखो तीन बँक ऑफ ट्रान्सफॉर्मर लगाया आपण, प्रायमरी और सेकंडरी। इथं लावलं तुम्ही डीसी सप्लाई, यहाँ पे लगाया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर एक गैलन मीटर लगाओ, ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे दिया मतलब ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो ये इसकी वाइंडिंग सही है। लेकिन कम डिफ्लेक्शन दे दिया तो दूसरी लगा के देखो, इसको दूसरी लगा के देखो, इसको दूसरी लगा के देखो, इसने भी कम दिया तो तीसरी लगा के देखो। तो इधर ज़्यादा दिया मतलब ये इसकी है, तो ये वायर ऊपर लगा दो। समझ में? फिर इसको भी वैसे ही करना, इसको इसके लगा के देखो, नहीं जम रही, इसकी लगा के देखो, ज़्यादा डिफ्लेक्शन है मतलब ये इसका है, और तीसरा अल्टीमेटली जो बचा है वो रहेगा। समझ में है आपको? तो ये टेस्ट करने के वास्ते ये टेस्ट का इस्तेमाल होती है, पोलैरिटी टेस्ट बोलते हैं उसको। उसके फेजिंग आउट भी निकाल सकते हैं उसको। तो करंट कब से इंटर हो रहा है और कहाँ से लीव हो रहा है ये चेकआउट करने के वास्ते जो टेस्ट है उसको पोलैरिटी टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो देखो मेथड में 2 मेथड है। पहली मेथड है, इसमें क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी टेस्ट कैरिड आउट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रिलेटिव पोलैरिटी, मतलब दोनों भी वाइंडिंग इंटरिंग सेम टाइम पे है, या एडिटिव पोलैरिटी या सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, दोनों वाइंडिंग की पोलैरिटी ऐड होती है या दोनों की वाइंडिंग की पोलैरिटी सब्सट्रैक्ट होती है, ये चेकआउट करना। तो देखो इधर का क्या करे, एक सप्लाई वोल्टेज दिया पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पे एक सप्लाई नहीं दिए, एक वाइंडिंग है, उसको उसका पोलैरिटी चेक कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू। अभी देखो एक वाइंडिंग है तो ये वाइंडिंग का एक टर्मिनल इसको कनेक्ट कर दिया। देखो ये ट्रांसफार्मर का A1 किसको कनेक्ट करे, स्मॉल A1 को, ट्रांसफार्मर का A1 स्मॉल A1 को, और A2 स्मॉल A2 को। अभी कैपिटल A और A2 क्या बता रहा है, यस कैपिटल जो चीज़ है वो प्राइमरी साइड बता रहा है, और स्मॉल क्या बता रहा है, सेकेंडरी टाइप। मंग देखो ये क्या है, प्राइमरी साइड है, और ये क्या है, सेकेंडरी साइड। इट इज़ नॉट नेसेसरी प्राइमरी ऐसा है या सेकेंडरी, ये एडिट मतलब वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए। ओके, जनरली अपन क्या करते हैं, प्राइमरी साइड कैपिटल से बताते हैं और सेकेंडरी साइड स्मॉल से बताते। अभी क्या करें, इधर अपन सेकेंडरी साइड बताए मतलब इधर सप्लाई दिए, तो दोनों वाइंडिंग को लगा दिए सीरीज में, मतलब ये वाइंडिंग इसको और इसका कनेक्शन इसको, ये पूरा सीरीज में। देखो ये वोल्ट मीटर है, ये पूरा सीरीज में है। देखो यहाँ से वोल्ट मीटर, देन यहाँ से ऐसा पाथ कंप्लीट होता है, मतलब ये सीरीज में दोनों वाइंडिंग सीरीज में लगा दिए, मतलब A1 A2 ऐसा है और यहाँ को
स्मॉल a1 a2 ऐसा है और यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर। अभी इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 रहेगा, इसका अक्रॉस का वोल्टेज V2 रहेगा वाइंडिंग का। सो टोटल वोल्टेज V1 माइनस V2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ये अगर दोनों एडिटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव पोलैरिटी। कुछ समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को समझ में आया? लक्ष द्या, ह्या दोन ट्रान्सफॉर्मरच्या वाइंडिंग सिरीजमध्ये कनेक्ट करा, केल्या? आता सिरीजमध्ये कनेक्ट केल्याच्या नंतर याच्या अक्रॉस एक व्होल्टमीटर कनेक्ट केलं, इथे एक व्होल्टमीटर, इथे एक व्होल्टमीटर, म्हणजे याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज। तर समजा ह्या व्होल्टमीटरमध्ये ह्या दोन व्होल्टेजची वजाबाकी असेल तर त्याला सबस्ट्रॅक्टिव्ह पोलॅरिटी म्हणायचे, आणि या व्होल्टमीटरमध्ये दोन्हीची बेरीज असेल तर त्याला काय म्हणायचं आहे, ॲडिटिव्ह पोलॅरिटी म्हणायचे। बस एवढंच आहे, ओके। आणि करंट इंटर जिथून होत असेल राईट हँड थंब रूलनी, तर करंट इंटरिंग जिथे असेल तिथं आपण कशाने दाखवतो, ते डॉट प्रोडक्टने दाखवतो, आणि करंट लिव्ह जिथून होत असेल तिथून ते क्रॉस प्रोडक्टने दाखवतो, ओके। तर हे तुमचं ॲडिटिव्ह आणि सबस्ट्रॅक्टिव्ह पोलॅरिटी। बस इथं करंट इंटर होतं म्हणून आपण डॉट प्रोडक्टने दाखवलं आहे, ओके। आता हे सिरीजमध्ये त्याच्यामुळे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तयार झालं, इथं बी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तयार झालं, परंतु याची पोलॅरिटी तिथं इंटरिंग होते दोन्ही, याला समझ में आ रहा है? सो ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे लगाते एक बैटरी और ये स्विच ऑन ऑफ करके इधर से क्या करते, वोल्टमीटर की रीडिंग गिनते, बस इतना है। तो इसमें भी देखो पहले कंडीशन में क्या है, पोलैरिटी स्विच ऑफ है, पोलैरिटी सेम एंड पे आ रही है, सेम एंड पे पोलैरिटी देखो पॉजिटिव, और ये करंट इंटरिंग इसी पोजीशन पे है, इधर अपोजिट एंड पे आ रही है, इधर निगेटिव है और सेम एंड पे करंट इंटरिंग है, और इधर अपोजिट एंड पे सेम पोलैरिटी आ रही है, उसकी 4 पोजीशन आ रही। देखो पहले क्या होगा, दोनों पॉजिटिव पे करंट इंटर होगा, दूसरे इसमें क्या होगा, एक इधर आएगा, एक अपोजिट से आएगा, मतलब वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट हो रही है। तीसरे इसमें क्या होगा, फिर से सेम आएगा लेकिन ये निगेटिव आएगा, ओके। तो यहाँ पे पोलैरिटी कैसे आएगी, निगेटिव आएगी, माइनस प्लस, और यहाँ पे फिर से ये सेम पोलैरिटी एट अपोजिट एंड निगेटिव एंड पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस। अब ये कितने बच्चों को समझ में आया? So write down, draw this. ऑल डे इफिशियन्सी नाम का एक कन्सेप्ट है। क्या है? ऑल डे इफिशियन्सी। बघा साधे जे ट्रान्सफॉर्मर आहेत, साधे डिस्ट्रीब्युशनचे ट्रान्सफॉर्मर, या ट्रान्सफॉर्मरचा प्रत्येक वेळचा लोड हा वेगवेगळा असतो। सकाळी लोड कमी, दुपारी लोड वेगळा, संध्याकाळी लोड जास्त, रात्री शेताच्या पंपिंग ज्यावेळेस चालू होईल मोटर त्यावेळेस लोड जास्त। म्हणजे सकाळी सकाळी खूप सारा लोड कनेक्टेड असेल त्यावेळेस त्या टायमाला काय वेगळं असेल रे, त्या ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी वेगळी असेल, दुपारी त्या ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी वेगळी असेल, संध्याकाळी वेगळी असेल। पण ओव्हरऑल आपण काय करतो, अशा वेळेस ट्रान्सफॉर्मरची वेगळी इफिशियन्सी काढतो। तर इफिशियन्सी काय असते, आउटपुट बाय इनपुट, पण ऑल डे इफिशियन्सी ही डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरला काढली जाते, आणि ती काय असते, इफिशियन्सी इज इक्वल्स टू पॉवर आउटपुट इन किलोवॅट हावरच्या जाग्यावर किलोवॅट हावर पर डे डिवायडेड बाय पॉवर इनपुट इन किलोवॅट हावर पर डे। म्हणजे जनरली आपण काय घेतो, इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय घेतो, तो
KVA इंटू कॉस ऑफ फाय इंटू 1000 KVA घेतो तो. इथं काय घ्यायचं आहे, किलोवॅट घ्यायचं आहे. इथं काय घ्यायचं आहे, किलोवॅट. हा फरक आहे, लक्षात घ्या, ऑल डे इफिशियन्सी आणि साध्या इफिशियन्सीमध्ये. आणि ऑल डे इफिशियन्सी कोणाची काढली जाते, डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरची काढली जाते. इथं लक्षात कोणाकोणा समजलंय. त्याचा फॉर्म्युला म्हणजे डेफिनेशन काय लिहिणार, percentage all day efficiency of transformer is defined as the ratio of output energy in kilowatt hour per day to the input energy in kilowatt hour per day into 100 if percentage is required. Okay, the definition कोणाकोणाला लिहिता येईल. It is a ratio of output energy in kilowatt hour per day to the input energy in kilowatt hour per day. किती जणांना लिहिता येईल ही डेफिनेशन. ओके, तर परीक्षेला बऱ्याच वेळेस नुसती डेफिनेशन विचारलेली आहे. ओके, 2 मार्काला डेफिनेशन विचारली. आता एक न्यूमरिकल घेतला याच्यावर. काय घेतलाय, न्यूमरिकल. अ 500 KVA ट्रान्सफॉर्मर इज लोडेड ॲज पर द सायकल. एक सायकल आहे आणि त्या सायकल म्हणजे एक पिरियडिक सायकल आहे आणि त्या पिरियडिक सायकलमध्ये ट्रान्सफॉर्मरची लोडिंग आहे. 6 6 12 12 12 24 एका दिवसाची सायकल आहे. किती दिवसात सायकल आहे, एका दिवसात. म्हणजे 6 घंटे 450 किलोवॅट लोड असतो ट्रान्सफॉर्मरला. किती, 6 घंटे 24 घंट्यातले 6 घंटे 450 किलोवॅट लोड असतो 0.9 पॉवर फॅक्टरनी. दुसरे 6 घंटे 300 किलोवॅट लोड असतो 0.75 पॉवर फॅक्टरनी. आणि नंतर 8 घंटे लोड असतो 150 किलोवॅट युनिटी पॉवर फॅक्टरनी. आणि 4 घंटे ट्रान्सफॉर्मर बंद असतो. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर तर चालू असतो पण ट्रान्सफॉर्मरला लोड आहे का, नाही, नो लोड, लोडच नाही त्याला. हे समजलं का, कोणाकोणाला समजलं आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, एक ट्रान्सफॉर्मर आहे ज्याच्यात 24 हवरची सायकल दिली. 6 6 8 4 असे 6 घंटे 450 किलोवॅट 0.9 पॉवर फॅक्टर. 6 घंटे 300 किलोवॅट 0.75 पॉवर फॅक्टर. 8 घंटे 150 किलोवॅट युनिटी पॉवर फॅक्टरला. 4 घंटे ट्रान्सफॉर्मरला लोड नसतो, बंद असतो ट्रान्सफॉर्मर. त्याचा कॉपर लॉस दिला आहे, फुल लोड कॉपर लॉस दिला आहे 4.5 किलोवॅट. आणि आयर्न लॉस दिलं आहे. काय दिलं आहे, फुल लोड कॉपर लॉस आणि आयर्न लॉस दिलं आहे. काय विचारलं आहे, फाइंड ऑल डे इफिशियन्सी. आणि ऑल डे इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय रे, इथंच काढला आपण. आउटपुट इन किलोवॅट हवर डिवायडेड बाय आउटपुट इन किलोवॅट हवर प्लस PI प्लस पिको. ओके, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. इनपुट काय असतं, आउटपुट प्लस लॉसेस. आउटपुट प्लस लॉसेस ना. पण हे लॉसेस पण कशामध्ये, किलोवॅट हवरमध्ये. येतं लक्षात, लॉसेस पण किलोवॅट हवरमध्ये. असं जर असेल तर आपण याला काय म्हणतो, इफिशियन्सी म्हणतो. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. आता हे प्रॉब्लेम लय मोठाले नाहीत, सिम्पल आहेत. याला एक चार्ट बनवायचा आणि ते चार्ट सॉल्व करायचा आणि प्रॉब्लेम सॉल्व झाला. 6 मार्काचा प्रॉब्लेम एवढा. तर बघा, गिवन दिलं काय, 500 KVA, PI दिलं, पिक्कू दिलं. आता PI हा काय असतो रे, कॉन्स्टंट असतो. PI म्हणजे PI कॉन्स्टंट बदलणार आहे का, नाही. तर मग PI 24 तासासाठी PI इंटू 3 इंटू 24 करा. किती आले, 72 किलोवॅट हवर. 72 युनिट आलं डायरेक्ट, किलोवॅट हवर. समझलं. अब दिया क्या है रे, ये 3 कॉलम दिए, जैसे कि वैसे कॉपी पेस्ट कर दो. चौथे कॉलम में क्या करो, KVA बनाओ. क्या बनाओ, KVA. चौथ्या कॉलम मध्ये बनवा KVA. आता KVA म्हणजे काय ते समजून घ्या. KVA म्हणजे काय ते समजून घ्या. काय असतं रे, S इज इक्वल्स टू P बाय कॉस ऑफ फाय किंवा P इज इक्वल्स टू VI कॉस ऑफ फाय. VI ला आपण S कॉस ऑफ फाय लिहू शकतो का, लिहू शकतो ना. तर मग S इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाय. यहाँ तक कितने बच्चे आए, समझ में आया नहीं. S इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाय. तो P तो ये है डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाय. इसको करो 450 डिवाइडेड बाय 0.9 कितना आहे 500. चला हे आलं 500. त्याच पद्धतीने 300 भागिले 0.75 कितना आया 400. त्याच्यानंतर 150 भागिले 1 किती आलं 150. आणि हे ओके.
इथपर्यंत आले सगळे. आता नेक्स्ट कॉलम आहे कॉपर लॉसचा. कॉपर लॉसचा फॉर्म्युला काय आहे आपला? कॉपर लॉसचा फॉर्म्युला आहे रेटेड केव्हीए डिवाइडेड बाय फुल लोड केव्हीए स्क्वेअर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस. ओके, म्हणजे कॉपर लॉस किती आहे हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला. तर रेटेड केव्ही किती तर 500 डिवायडेड बाय फुल लोड केव्ही किती 500 त्याचा वर्ग इंटू कॉपर लॉस किती दिला फुल लोड 4.5. तर किती येईल? सो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 मतलब ये 4.5. यहाँ तक कितने बच्चे आए? ये फार्मूला बेटा याद रखो. सिमिलरली दूसरे के लिए निकालना है तो क्या करेंगे? 400 अपन 500 चा स्क्वायर इंटू 4.5 तो कितना आएगी 2.88. ओके, ये किलोवाट में है. किलोवाट, हे किलोवाट. सिमिलरली तीसरा करके देखो ये एक बार 150 डिवाइडेड बाय 500 स्क्वायर इंटू 4.5. ये अच्छे से करो, ये करके देखो क्योंकि किताब में कुछ अलग दिया है. सो ये आया 0.405 किलोवाट. 0.405 किलोवाट. इतपर्यंत कौन कौन आले? सबको समझ में आया नहीं? अभी अपने को क्या निकालना है? ये कॉपर लॉस है, लेकिन कॉपर लॉस इन यूनिट, मतलब इसका और हावर का मल्टीप्लिकेशन करना है. यूनिट क्या रहता है? यूनिट क्या रहता है? यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट हावर. क्या रहता है? किलोवाट इंटू हावर का मल्टिप्लिकेशन. समजतंय काय? किलोवाट गुणिले हावरचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय? किलोवाट हावर. म्हणजे हे 4.5 इंटू 6 जर केलं तर हे काय येईल 27. म्हणजे 4.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 27. सिमिलरली 2.88 इंटू 6 कितना आया 17.28. इधर 0.405 इंटू 8 इसका कितना है 3.24. ओके, अब वैटेज इन किलोवाट हावर करो. मतलब ये वैटेज है और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन 2700. त्याच्यानंतर ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन 1800. तर पुन्हा ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन 1200. तर हे सगळ्यांचं सिम्प्लिफिकेशन करा. किती आलंय? या तिन्हीचं कॅल्क्युलेशन करा. याचं आणि याचं. $47 का 43? 47.52 ये किलोवाट हावर. ओके, 47.52 किलोवाट हावर. तो इफिशियंसी, ऑल डे इफिशियंसी, कौन सी इफिशियंसी? ऑल डे. ऑल डे इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट इन किलोवाट हावर डिवाइडेड बाय आउटपुट इन किलोवाट हावर प्लस पीआई प्लस पिको. तो पीआई कितना है रे 72 और पिक्को कितना है 47.52. तो इसको नहीं ना बेटा बराबर है ना. आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट मतलब आउटपुट प्लस लॉसेस. 97.94% यह है तुम्हारा आंसर. तो ये सवाल 2 बार 6 मार्क के लिए पूछा है. ये सेम सवाल फिर से एक बार 2 मिनट में रिवाइज करता है, ध्यान दो. सबसे पहले ये जो दिया है ये गिवन लिखो. उसके बाद पी आई लगेज फाइंड आउट करो, बाजू में रखो. उसके बाद आपको क्या करना है
सबसे पहले केवीए निकालना है। क्या करना है? केवीए निकालना है। उस केवीए के हिसाब से पावर फैक्टर कॉपर लॉसेस निकालना है, और कॉपर लॉस को और हावर को मल्टीप्लाई करके यूनिट में कॉपर लॉस निकालना है। ओके, उसके बाद किलोवाट हावर निकालना है, किलोवाट हावर, और इसका एडिशन करना है। तो ये आएगा तुम्हारा आउटपुट, और ये तुम्हारा कॉपर लॉस, और ये तुम्हारा आयरन लॉस। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। सो राइट डाउन दिस। लक्ष द्या, एक न्यूमरिकल आहे, हा जो न्यूमरिकल आहे याच पॅटर्नचा दुसरा एक न्यूमरिकल दिलाय. काय दिलंय? अ 25 kVA ट्रान्सफॉर्मर इज लोडेड ॲज पर फॉलोइंग डेटा. मग काय दिलं? एक डेटा दिलाय. दहा 6 4 4 अशा पद्धतीनं हवर्स मध्ये लोड आहे आणि पॉवर फॅक्टर दिलाय. लक्ष द्या, तिथं पहिलं जे लोड आहे तो कशामध्ये दिलाय रे? केव्हीए मध्ये दिलाय. तिथं बरेच जण कन्फ्यूज होऊ शकतात की असं कसं दिलंय, पण ठीक आहे, देऊ शकतात ते. तर हे केव्हीए मध्ये दिलंय, बाकी सगळे किलोवॅट मध्ये दिले, पॉवर फॅक्टर दिला. तर अशा पद्धतीचा एक चार्ट तयार करून घ्यायचा. पहिले तर ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज असतात तसे लिहायच्या. आता इथं केव्हीए दिलंय, किलोवॅट दिलं का? नाही. मग किलोवॅट मध्ये कन्वर्ट करून घ्या. कसं करणार? तुम्हाला माहिती आहे, P इज इक्वल्स टू VI कॉस ऑफ फाय, P इज इक्वल्स टू S कॉस ऑफ फाय. मग तुम्हाला काय काढायचंय? P काढायचंय. मग 15 गुणिले कॉस ऑफ फायची किंमत ही टाका, हे येऊन जाईल तुमचा आन्सर. इथं पॉईंटमध्ये जर ॲक्युरेट केलं तर तुमची इफिशियन्सी सुद्धा ॲक्युरेट होईल. त्याच पद्धतीनं S इज इक्वल्स टू P इंटू P डिवायडेड बाय कॉस ऑफ फाय जर केलं तर हे उत्तर येऊन जातील तुमचे. मग केव्हीए काढला. आता किलोवॅट हवर काढा. ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर किलोवॅट हवर पणचा कॉलम सुद्धा येईल. हे तुमचं आउटपुट असेल, हे तुमचं डायरेक्ट आउटपुट असेल. येते लक्षात? आता बघा, कॉपर लॉस कसा काढणार? कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू रेटेड केव्हीए डिवायडेड बाय फुल लोड केव्हीए, त्याचा स्क्वेअर इंटू टोटल कॉपर लॉस. आता टोटल कॉपर लॉस किती रे? सेमच आहे, 255.10 वॅट मध्ये. तर किलोवॅट मध्ये करा, कारण केव्हीए मध्ये दिलेलं आहे. मग हे आलं 0.091. ओके, त्याच पद्धतीने हे आलं 0.255, त्याच पद्धतीने हे आलं 0.056, त्याच पद्धतीने आलं हे 0.0125. हे कसं केलं? काय फॉर्म्युला काय याचा? रेटेड केव्हीए डिवायडेड बाय फुल लोड केव्हीए, त्याचा स्क्वेअर इंटू तुमचा रेटेड कॉपर लॉस, रेटेड फुल लोड कॉपर लॉस, सॉरी फुल लोड कॉपर लॉस, पिक्कू थोडक्यात. याला सिम्प्लिफाय जर केलं तर कॉपर लॉस आला. मग आता कॉपर लॉस आला, याला हवरनी मल्टिप्लाय करा, तुमचा टोटल कॉपर लॉस येईल. टोटल कॉपर लॉस आला तर त्याची ॲडिशन करून घ्या. आता हे टोटल कॉपर लॉस आला, त्याच्यानंतर टोटल आयर्न लॉस काय असेल तुमचा? टोटल आयर्न लॉस हे पहा, PI इंटू 24. आता हे हवर याच्यामध्ये कशामध्ये? किलोवॅटमध्ये. ओके, तर याला हे वॅटमध्ये, याला किलोवॅटमध्ये जर केलं तर किती येतं? 6.12 येतं आहे. मग हे जर याच्यामध्ये टाकलं तर हे येईल 97.79% इफिशियन्सी. समजलं? कोणाकोणाला समजलंय? सो राईट डाऊन. बघा, इथं चूक झाली कॅल्क्युलेशनमध्ये. ओके, तर इथं तुम्ही डिवाइड करून बसल्यात तुम्ही. ओके, तर इथं काय करायचं? P इज इक्वल्स टू S कॉस ऑफ फाय, म्हणजे 15 इंटू 0.00707 हे जर केलं तर हे येईल. मग इथं हे येईल आणि त्याच्यावरून हे इथं बदलल, त्याच्यावरून हे व्हॅल्यू बदलल, बाकी काही चेंजेस येणार नाही. ओके, तो एफिशियन्सी तुमची 97% येईल. येतं लक्षात? तर हे करेक्शन करून घ्या तुमच्या याच्यामध्ये.
पॅरलर ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर काय बघतो आपण? तुमच्या गावामध्ये 2-2 ट्रान्सफॉर्मर असतात. एखादं ट्रान्सफॉर्मर जरी जळालं तरी दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मर वर गावाचा सप्लाय चालतो. त्याचं कारण काय आहे? दे आर कनेक्टेड इन पॅरलल. कसे कनेक्ट केलेले आहेत? पॅरलल. बघा, एक 100 kVA चा ट्रान्सफॉर्मर घेण्याच्या पेक्षा 50-50 kVA चे 2 घ्या. येतं लक्षात? त्याचा फायदा काय आहे? जरी समजा एखादा ट्रान्सफॉर्मर उडाला म्हणजे बर्नआउट झाला, जळाला, काहीतरी फेल्युअर आलं त्याच्यामध्ये, आणि तो ट्रान्सफॉर्मर गेला रिपेरिंगसाठी, तर दुसरा ट्रान्सफॉर्मर गावाची बेसिक नीड इलेक्ट्रिसिटीची फुलफिल करण्याचं काम करेल. डोंट राइट. येतं लक्षात? फिर से एक बार बता रहा हूं. 2 ट्रांसफार्मर वापरो. कितने ट्रांसफार्मर वापरो? 2. एक बड़ा ट्रांसफार्मर के जगह पे क्या करो, 2 छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाओ और दोनों पैरेलली कनेक्ट करो. उससे क्या होगा? अगर सीरीज में करे तो क्या होता? सीरीज में करा तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, एक निकाला तो डिसकंटिन्यूट हो जाएगा वो. लेकिन अगर पैरेलली ऑपरेट करे तो एक निकाला भी तो भी एक के ऊपर कुछ लोड लगा के तुम्हारा काम हो सकता है. सो सबसे पहले हायर रिलेबिलिटी. रिलेबल, एक चला भी गया तो दूसरा चलेगा. ओके. देन दूसरा है बेटर मेंटेनेंस एंड रिपेयर. मतलब एक को रिपेयर करना है, दूसरा रेडी रहेगा तब तक. हाँ, ओवरलोड होगा लेकिन लोड कम कम देके चला सकते, काम धक सकता है उतना टाइम. ओके. नेक्स्ट, इजी. इट इज इजी टू मेक एडिशन इन एग्जिस्टिंग स्टेप अप. जो स्टेप अप है उसको और एक ऐड कर सकते, उसको स्टेप अप कर सकते. मतलब 2 ट्रांसफार्मर लगे, उसको 3 भी लगा सकते, 4 भी लगा सकते, उसको ऐड कर सकते, या मेंटेनेंस के लिए उसको रिमूव भी कर सकते. ये फायदा है इसका. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट, इफ वन ऑफ द ट्रांसफार्मर फेल देन कंटिन्यूटी पॉसिबल. इसीलिए ट्रांसफार्मर को पैरेलली ऑपरेट करना है. क्यों पैरेलल ऑपरेट करना है? नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन अगर है तो क्या आएगा? इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई. इफ वन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज फेल देन कंटिन्यूटी इज ओनली पॉसिबल बाय पैरेलल ऑपरेशन. ओके. और उसका मेंटेनेंस आसान जाएगा, रिपेयरिंग आसान जाएगी. ओके. उसको ऐड कर सकते, स्टेप अप कर सकते. ओके. उसका लेवल बढ़ा सकते. देन देखो, हायर रिलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई. ये चीज़ें हमेशा याद रखो. एक ट्रान्सफॉर्मर घेण्याऐवजी 2 छोटे छोटे ट्रान्सफॉर्मर घ्या, जेणेकरून काय होईल, कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय ब्रेक होणार नाही. आता याच्या कंडिशन काय आहे? हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कंडिशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन. ट्रांसफार्मर आणि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर. अल्टरनेटर भी 2 पैरेलल लगाते. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो अल्टरनेटर भी पैरेलल लगाते. क्यों? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी. वहीच इश्यू. ओके. तर बघा, पहिलं पोलैरिटी शुड बी सेम. पोलैरिटी मतलब एडिटिव रहे या सब्सट्रैक्टिव, लेकिन सेम होनी चाहिए. पोलैरिटी सेम होना चाहिए. दूसरा, व्होल्टेज रेशो शुड बी सेम. व्होल्टेज वेगळं असू शकतं पण व्होल्टेज रेशो जो आहे सेकंडरी टू प्राइमरी वो सेम होना. मतलब टर्न्स रेशो सेम होना. समझ में आया? उसके बाद पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल ट्रांसफार्मर शुड बी सेम. दोनों का पर यूनिट इम्पीडेंसेस, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंसेस वो सेम होना. मतलब R12, X2, X1T जो निकाले ना अपन ने वो सेम होना. समझ में है? ये 3 कंडीशन अगर, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है 50 हर्ट्ज इसकी उसकी, वो भी एक कंसिडरेशन पॉइंट है. पोलैरिटी, फेज सीक्वेंस, वो भी कंसिडरेशन पॉइंट है. फेज सीक्वेंस भी मतलब RYB का इधर सीक्वेंस है तो उधर भी RYB का सीक्वेंस, तो ये भी लगा सकते तुम. फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी. सो ये जनरली तो कांस्टेंट कंसीडर करके पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ये 5 कंडीशन है. समझ में आया? फिर से एक बार बता रहा हूँ.
पोलैरिटी शुड बी सेम, एडिटिव सब्सट्रैक्टिव जो भी पोलैरिटी दोनों ट्रांसफार्मर की सेम होना। उसके बाद वोल्टेज रेशियो शुड बी सेम टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट अवॉइड करने के वास्ते उसका वोल्टेज रेशियो सेम होना और पर यूनिट इम्पीडेंस भी सेम होना, इक्वल होना। उसके बाद फेज सीक्वेंस इक्वल होना और फ्रीक्वेंसी इक्वल होना। तो देखो ये ट्रांसफार्मर ये है और ये दूसरा ट्रांसफार्मर ये, इसको कैसे करें, पैरेलली कनेक्ट करें। तो प्राइमरी प्राइमरी पैरेलल और सेकेंडरी सेकेंडरी पैरेलल। तो इसका ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो सेम पॉइंट पे आ रहा है। ओके, मतलब पोलैरिटी कैसी है, सेम है। अगर अपोजिट आ रहा है तो मतलब पोलैरिटी चेंज, समझ में आया? ठीक है, अब ये देखो ये एक V1 है और ये VL है, तो इसको क्या करना है, दो ट्रांसफार्मर पैरेलली ऑपरेट करना है। तो Z1 Z2 दो इम्पीडेंसेस है और I1 I2 दो करंट है। तो आपको लॉ ऑफ पैरेलल क्या बोलते हैं, करंट डिवीजन रूल मालूम है पैरेलल ऑपरेशन में। I1 इज इक्वल टू क्या रहता, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू IT, याद है क्या? सिमिलरली I1 इज इक्वल टू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 इंटू IL लोड करंट। सेम इथं जे ते रेजिस्टन्समध्ये आपण केला होता ना करंट डिव्हिजन व्होल्टेज डिव्हिजन रूल, ते करंट डिव्हिजन रूल इथं आपण वापरला। तर हाच रूल वापरून आपण इथं काय करतोय, केव्हीए रेटिंग घेतो याची। एस म्हणजे काय, केव्हीए रेटिंग, बस। एस म्हणजे काय, केव्हीए रेटिंग, समजते? तो ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की केव्हीए रेटिंग है, समझ में? सो राइट डाउन, लिखो, खत्म करो जल्दी। सो टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आर देयर, दोन सिंगल फेजचे ट्रान्सफॉर्मर आहे आणि प्रत्येकाची रेटिंग किती आहे, 250 केव्हीए। म्हणजे एक ट्रान्सफॉर्मर 250 केव्हीएचा आणि दुसरा ट्रान्सफॉर्मर पण 250 केव्हीएचा, दोन्ही ट्रान्सफॉर्मर 250 केव्हीएचे। ओके, आर कनेक्टेड इन पॅरलल, दोन्ही साइडला पॅरलली कनेक्टेड आहे। ओके, आता बघा द पर्सेंटेज ड्रॉप आर 1 प्लस J6 ओहम, म्हणजे इम्पिडन्स दिलंय पहिल्याचं Z1 दिलंय आणि दुसऱ्याचं काय दिलंय 1.2 प्लस J4.8 म्हणजे Z2 दिलंय। आता हे कशामध्ये दिलंय, रेक्टँग्युलर फॉर्म, त्याला पोलार मध्ये करून ठेवा, आपल्याला काम येईल। S1 काय आहे, रेटिंग, S1 S2 ची रेटिंग दिलेली आहे। आता आपल्याला हे पहा, हे याची स्टँडर्ड रेटिंग आहे, एस ची स्टँडर्ड रेटिंग आहे ट्रान्सफॉर्मरची। ओके, एस नाही, S1 नाही आहे, ते ट्रान्सफॉर्मरची स्टँडर्ड रेटिंग। 250 चे ट्रान्सफॉर्मर आहे, ते आता किती लोड शेअर करणार आहे ह्याबद्दल आपल्याला बघायचंय। तर बघा Z1 आणि Z2 च्या व्हॅल्यूज दिल्या, याला तुम्ही पोलार फॉर्म मध्ये पण घ्या। ओके, हे रेक्टँग्युलर फॉर्म आहे, याला पोलार फॉर्म मध्ये घ्या। तसंच S2 किती आहे, 500, S2 किती आहे, 500 केव्ही ॲट 0.8 पॉवर फॅक्टर, म्हणजे याला रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये कसे लिहिणार, 500 ॲट एन अँगल ऑफ -36.86, मायनस का बरं, लॅगिंग आहे म्हणून। इथपर्यंत आले। आता बघा Z1 प्लस Z2 कसं येणार आहे, ह्या दोन्हीची ॲडिशन, हे आलं, याला परत रेक्टँग्युलर करून ठेवा। इथपर्यंत आले, कोणाकोणाला समजलं इथपर्यंत? तुला नाही समजलं हात वर करा, ज्यांना ज्यांना समजलं त्यांनी। ओके, आता बघा लोड शेअर करायचा आहे तुम्हाला, फॉर्म्युले तुमच्या समोर आहेत लोड शेअरिंगचे, हे आता बघितलेत आपण। तर S1 इज इक्वल टू Z2 डिवायडेड बाय Z1 प्लस Z2 इंटू SL, याला Z2 ची व्हॅल्यू टाका, ही काय रे, Z2 ची व्हॅल्यू दिसतंय तुम्हाला, Z2 ही व्हॅल्यू इथे टाकली, इंटू SL ची व्हॅल्यू, SL किती आहे रे, S2 म्हणजे SL लोड साइड। ओके, लोड साइड बस बारला कनेक्टेड, ह्या बस बारला कनेक्टेड लोड साइड। तर हे 500 ॲट एन अँगल ऑफ -36.86 डिवायडेड बाय Z1 प्लस Z2 ची व्हॅल्यू आलेली इथे टाका, याला सिम्प्लिफाय करा, हे येईल आन्सर। येतं लक्षात? कसं करायचं माहिती आहे तुम्हाला, इसका मल्टीप्लिकेशन करना, इसका एडिशन करना, डिवाइडेड बाय जो आएगा उसका डिवीजन सीधा करना, एंगल की सब्सट्रैक्शन करना, ये आएगा तुम्हारा आंसर। येतं लक्षात? त्याच्यानंतर S2 काढायचे, Z1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 इंटू SL, याला सिम्प्लिफाय करा, ही येईल तुमची Z1 ची ही जी व्हॅल्यू आहे ही इथं पुट करा। त्याच्यानंतर SL म्हणजे हे 500 ॲट एन अँगल ऑफ -36.86 आणि परत हे Z1 प्लस Z2 इथं करा, याचं सिम्प्लिफिकेशन करा। म्हणजे काय, दोन ट्रान्सफॉर्मर आहेत, एका ट्रान्सफॉर्मरवर लोड
224.13 आहे आणि दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरवर लोड 275.86. असे मिळून दोन्ही 250 म्हणजे टोटल 500 केव्हीएचा लोड घेतात. एक 225 घेतंय, एक 2.25 घेतंय, एक 225 घेतंय, एक 2.25 घेतंय. असे मिळून किती लोड जातोय? 500 केव्हीएचा लोड जातोय. येतं लक्षात? समजलं? सो राईट डाऊन. बघा इथं तुमचा हा टॉपिक संपला. येतं लक्षात? याचं सेम न्यूमेरिकल देतो 1-2, त्याची प्रॅक्टिस करा.